जो नगर सेवक है, आज मैं बोलूंगा, भले किसी को इस बात का बुरा भी लग सकता है मेरी बात को, वो जो चुन के आते हैं, जो चुन के आए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आमदार के भरोसे पे आते हैं और उन्हीं के नाम पे आते हैं। तो आप जब से वार्ड नंबर 98 में हैं, आपको क्या लगता है क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, या फिर हुई भी है या नहीं हुई है? अगर आपको सत्ता मिलती है, अगर आपको पावर मिलती है, तो सबसे पहले 3 काम आप क्या करोगे? क्योंकि उसी से माना जाएगा कि आप पूरे साल या फिर इतने सारे सालों में आगे क्या करोगे। जो स्लम है, जैसे जनता चाल है, हमारा अम्बेडकर रोड है, ये सबके लोगों का, इनको बेघर होने से बचाना, इनकी पात्रता, इनका जो भी अधिकार है, ये इनको मिलना चाहिए। उसके लिए मैं लड़ाई और लड़ता रहूंगा, चाहे मैं सत्ता में आऊं या ना आऊं, उसके बाद भी मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। नहीं, हमने सुना भी है रोटी कपड़ा मकान। मकान ही नहीं रहेगा तो आदमी रोटी कहाँ और कपड़ा कहाँ बनाएगा, क्या करेगा? मकान सबसे ज्यादा जरूरी है। राकेश जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपका समय हमें मिला। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जर्नी से आपकी। तो कैसी रही जर्नी आपकी अभी तक? शुरुआत से जर्नी, हम भी एक सामान्य परिवार से निकले हुए लोग हैं जी। मतलब बचपना कोई हमारा रईसी में नहीं गुजरा है। बचपन से ही हम स्ट्रगल करते, मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और अब जाके कहीं कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है थोड़ी। जी। शुरू में काफ़ी समय हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, तो इसलिए मैं उस स्ट्रगल से ना बहुत कुछ सीखा हूँ कि जीवन में इंसान को हमेशा अपने पुराने दिन को कहीं भूलना नहीं चाहिए। बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत कुछ संघर्ष किए हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। जो संघर्ष हमने किए हैं पहले बचपन में, तो अब ऐसे लगता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको संघर्ष ना करना पड़े। उनके लिए जितना ज़्यादा हम मदद कर सके उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं जी। पूरे प्रयत्नशील रहते हैं। जब मैंने आपके बारे में सुना तो सबसे पहले हाईलाइट ये है कि आप एक सोशल वर्कर हैं। तो सोशल वर्कर कहीं ना कहीं जब इंसान बनता है तो कोई ना कोई स्टोरी होती है या फिर उसने कुछ देखा होता है सोसाइटी में जब वो इस लाइन में आता है। बराबर। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है वो, या फिर कोई एक कहते हैं ना चिन्ह नहीं है उसके पीछे, या कोई गॉडफादर नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे आपने, मतलब कौन सा इंसिडेंट था जब आप इसमें जुड़े हैं? इसमें असल में कैसा था ना सर, मैं शुरू से ही पॉलिटिकल में इतना इन्वॉल्व होना कभी सोचा नहीं था। मेरा ये 10 साल की जर्नी है यहाँ पे काम करने का, एक छोटा समाज सेवक करके ही। मतलब कभी इतना बड़ा अपने आप को समाज सेवक भी नहीं, मैंने नहीं ये किया। मैं जब एक ऐसे इंसिडेंट आए हमारे सामने कि जब मैं लोगों को काम करने के लिए जब मैं निकला, जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। हमारे यहाँ पे मैं जो काम करता हूँ है अम्बेडकर रोड। जी हाँ। एक पर्टिकुलर एक जगह है, वहाँ पे ना एक ऐसा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। हमारा जो एक प्रोजेक्ट था, पहले वहाँ पे लोक ग्रुप के, ये बैंड्रा का ये पहला प्रोजेक्ट था। ललित गांधी इसके डेवलपर थे और खुद इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। मतलब ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात थी। जी जी जी। क्योंकि उस समय साहब, मतलब साहब तो सबके देवत थे यहाँ पे। बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का तो मुंबई महाराष्ट्र के लिए वो बोले तो सबके देवत हैं वो हमारे। उस समय उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी बीच में 2000 में लोगों को घर बना, काफ़ी लोगों को वहाँ पे रखा गया, घर मिला किसको, बाकी लोगों का घर तोड़ दिया गया, वो शिफ्टिंग में चले गए और वो शिफ्टिंग में ही रह गए, उनको यहाँ वापस नहीं आ सके। ये भी एक मुद्दा था। जब मैं इस फील्ड में उतरा, मैं काम करने लगा, तो मैंने देखा कि जो एक स्लम में रहते हैं ना लोग, उनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। वो लोग हैं ना, इतने त्रस्त रहते हैं, बरसात में उनके घर पानी भर जाता है, गटर भर जाते हैं और मतलब उनको प्रॉब्लमेटिक इतने। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो लोग बेघर हुए थे उस समय पे, आज भी वो घर से बाहर हैं, उनको घर नहीं मिला है अभी तक।
उस समय पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने उनका घर तोड़ दिया, उनको बोले भैया आपको 1 का 2 मिल जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स करिए। बेचारे विश्वास पे घर तोड़ दिए, अपना घर से बाहर हो गए। लेकिन आज तक उनको उसमें से कुछ लोग आए जो एलिजिबल पात्र हुए, एलिजिबल थे, उनको घर मिला। जो बेचारे आशा पे थे कि आज हमें चले, आज नहीं तो कल मिलेगा, उनको घर नहीं मिला। 2015 में लोग ग्रुप बाहर हो गया यहाँ से और नए डेवलपर का चुनाव हुआ, नया डेवलपर है। लेकिन डेवलपर काम करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग हैं जो काम करने नहीं देते और वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो मैं जब वहाँ पे काम करने के लिए आया, इस फील्ड में आया, मैं वहाँ पे हमारी एक जो सोसाइटी थी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर SRA ग्रीनमान संस्था, मैं उसका सेक्रेटरी रह चुका हूँ। हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ बाकायदा सोसाइटी का, मैं चुन कर आया। मैं 1 साल के लिए वो कमेटी थी और मैं उसमें सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी रहते समय मैंने बहुत काम किया। 1 साल बाद वापस चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई, बहुत सारे मैटर्स हुए। जो वोटर्स नहीं है उन्होंने भी ज़बरदस्ती वोट डाल दिया, उसके कोर्ट में हमारे केसेस भी चल रहे हैं और हो सकता है उसका निर्णय भी आ जाएगा और अच्छा ही निर्णय आएगा। तो वहाँ पे ना मैंने देखा ना कि ये सारा होने के बाद जो 98 में हमारा एनेक्चर बना था उसमें लोग आज भी नॉन एलिजिबल है। सोचिए 2011 का GR आया हुआ है, शासन खुद बोल रहा है कि ये 2011 में के GR के हिसाब से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपके घर पात्र हो जाएंगे। हाँ। तो जो 90, मेरा एक ही कहना है, 98 के एनेक्चर में अगर उनका नाम आया है तो उनका घर होगा तभी उनका नाम आया था। तो उनकी पात्रता भी अभी तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? देखिए सर, SRA एक ऐसी संस्था है, असलम रिहेबिलिटेशन, ये बना हुआ है गरीबों के लिए, बस बना हुआ है, लेकिन गरीबों का काम नहीं होता है वहाँ पे सर। वहाँ पे बहुत, आज जाके देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम निकालती है। अभय योजना में सबका जिनका एनेक्चर में नाम है उसके बाद उसने खरीदी बिक्री किया है जी। तो उसकी पात्रता हो जाएगी। भाई साहब, अब मेरा कहना है कि खरीदी बिक्री की पात्रता हो जाएगी, लेकिन जो नॉन एलिजिबल है, जो अपात्र है, उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने वो बेचकर चले गए। अब 25 साल से रहने वाला आदमी घर बेच के उस समय पे चला गया है। अब वो आदमी जिसने खरीदा है आज जो रह रहा है वहां पे, वो पात्र कैसे होगा? शासन एक निर्णय बनाता है, शासन GR करता है कि हम अभय योजना में ये करें। तो अभय योजना अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अभय योजना में अगर आप ये स्कीम ले रहे हो कि जो पात्र है उनको आप वापस से, जिसने खरीदा है उसकी आप एलिजिबिलिटी को निर्धारित कर रहे हो, तो जो अपात्र है उसकी भी तो पात्रता उसमें फिक्स करो कि वो क्या करेगा बेचारा। तो वो तो अभी भी वैसे का वैसे ही लटका हुआ है। कल कोई डेवलपर आता है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो पात्र लोगों का, लेकिन अगर वो अपात्र पात्र नहीं हो पाएगा क्योंकि शासन का नियम ही नहीं निकल पा रहा है कि उसकी पात्रता निर्धारित हो, अगर वो पात्र नहीं हो पाएगा तो उसको घर नहीं मिलेगा। इसमें एक बात ऐड करना है, जो महाड़ा का स्कीम आता है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? सर, महाड़ा का जो कहते हैं कि महाड़ा स्कीम में वो लॉटरी सिस्टम होता है। हाँ। महाड़ा के स्कीम कैसा है कि उसमें आप घर के लिए अप्लाई करिए, उसमें अब 500 घर बनते हैं, 2000 लॉटरी निकलते हैं। सर, सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन SRA का जो स्कीम है, 300 स्क्वायर फीट लोगों को घर देना, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उस स्कीम को लागू तो हुआ है, लेकिन तकलीफ बहुत है इसमें। इतनी आसानी से किसी की एलिजिबिलिटी नहीं आती है, बहुत मुश्किलें होती है। हमारे लिए हमारे जो आमदार हैं यहाँ के, आशीष शेलार साहब, एक अच्छा नेतृत्व है, वो हमेशा गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अभी आज वो पालक मंत्री हो गए हैं मुंबई के, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। इतनी बड़ी, फिर भी वो समय निकाल के हम लोगों को अपना वक्त देते हैं, हमसे मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। वो लोगों का सुनते हैं जी, बहुत गर्व की बात है। लेकिन कैसा होता है ना सर कि अब अभी वो इतने बिजी होने के बाद हर बार वो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो वहाँ पे काम होता है कि कोई नगर सेवक नगर सेवक पहुंचे वहाँ पे, नगर सेवक हो, लेकिन नगर सेवक को तो हम शायद साल में 15 साल से हम तो शायद 5 या 6 बार देखे होंगे, उससे ज़्यादा देखे नहीं है। राकेश जी, आप रुस्तम जी सीजन का बता रहे थे कि रुस्तम जी में आपने बहुत सारे लोगों को दिलाया था घर।
रुस्तम जी। नहीं, रुस्तम जी करके हमारे यहाँ डेवलपर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा प्रोग्राम मतलब जो ये डेवलपमेंट का है वो शुरुआत नहीं हुआ है। लेकिन कैसा है ना कि मैं पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे आज जो 98 से लोग एनेक्चर में अपात्र हैं, नॉन एलिजिबल है, उनकी पात्रता मैंने खुद करके लाई है। और एक सर्वे हुआ था हमारे यहाँ पे जिसमें 304 लोगों का, देखो सर्वे इसलिए किया जाता है कि एक घर के 2 घर हो गए, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और एसआरए का नियम ही कहता है कि एक स्ट्रक्चर का 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर है 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों स्ट्रक्चर का लाइट बिल अलग अलग है, दोनों के डॉक्यूमेंट अलग अलग है, या तो अगर उनके पास करंट डेट के लाइट बिल है तो आप उनको या तो पात्र करिए या अपात्र करिए। लेकिन ये हमारे यहाँ पहली बार ऐसा मैंने सुना कि डायरेक्ट उनको वगड़ना था, मतलब उनको सीधा निकाल ही दिया गया, एक स्ट्रक्चर का भाग दिखा के उनको दूसरे स्ट्रक्चर से निकाल दिया गया। आज एक बात बताइए भाई साहब, 25 साल से कोई प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ है तो परिवार तो बढ़ता ही है, 1 का 2 परिवार हुआ तो घर में अपने आप 1 का 2 घर हो जाता है। हाँ। और आपने स्कीम ही निकाला है ना कि 2011 में अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो फिर अगर उनके पास पुरावे हैं तो उनको आप बाहर क्यों निकाल दे रहे हो? या तो मैं ये नहीं कर रहा, अगर उनके पास पुरावा नहीं है, मैं ये भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि सबको घर अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो भी आप उनको घर दो, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि अगर 2011 के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनका घर मिलना चाहिए। आप उनको डायरेक्ट बाहर मत करिए, आप एनेक्चर में रखिए, आप उनको अगर पुरावे हैं तो वो पात्र होंगे, नहीं तो आप उनको अपात्र कर दीजिए। ये लड़ाई मैं लड़ा और जो हुआ इसमें 75 लोगों का मैंने हेयरिंग करवाया एडिशनल कलेक्टर के पास, डिप्टी कलेक्टर ने उनको बाहर किया था, एडिशनल कलेक्टर के पास मैंने हेयरिंग करवाया और उसमें मैं विजयी हुआ, वहाँ जीता हूँ। एडिशनल कलेक्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए और इनके डॉक्यूमेंट्स देखकर इनकी आप पात्रता अपात्रता को निर्धारित कीजिए, मतलब ऐसे इनको आप बाहर, ये एडिशनल कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है। और जो एडिशनल कलेक्टर है उन्होंने सुना हमारी बातों को, वो समझे, उनको मैंने बैठकर एक एक चीज दिखाया कि सर ये आज जो ऑर्डर हुआ है ये ऑर्डर गलत है। आपने अभी जैसे एक बंदे का नाम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदे का नाम है सुनील और दूसरे बंदे का नाम है राहुल। अब राहुल शर्मा के घर आप राहुल तांबे को नहीं दिखा सकते हो ना, एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा एग्जाम्पल बता, तो वैसे करके उनको पकड़ना था, मतलब राहुल शर्मा को राहुल तांबे का घर दिखा दिया। अच्छा, तो ये गलत है ना। तो हमारा कहने का मतलब आप कोई चीज़ को आप उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए। जब एडिशनल कलेक्टर के पास हमारा हेयरिंग हुआ, मैं एडिशनल कलेक्टर के पास भी बैठा हेयरिंग के समय यही बोला, सर हमारे लोग गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है और मैं कोई एडवोकेट हायर नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है उतना, मैं इनका एडवोकेट बनकर, मैं प्रतिनिधि बनकर करूंगा। क्योंकि इसके पहले जो एडवोकेट आया था उस एडवोकेट ने क्या किया पता नहीं, पहले 180 वगड़ने आए थे, अब 222 हो गए, तो उस एडवोकेट ने क्या किया पता नहीं। तो मुझे इस चीज़ का खुशी होगी या अगर होगा तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे कम से कम उस चीज़ का नॉलेज है तो मैं सेटिस्फाइड होगा, मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया। लेकिन हमने जो हेयरिंग लगाई, आज ऊपर वाले कृपा से वो सारे हेयरिंग सक्सेस हुए और हमारे जितने लोगों का था वो उनको ये आदेश आया कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए और ये मेरिट पे कीजिए। मेरिट पे इनके ऊपर ये करके आप आदेश दिया गया है कि मेरिट पे इन पे विचार करके इनका जी अधिकार निश्चित। क्वेश्चन ऐड करना है इसमें, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं अधिकार में और सारी चीज़ों में, अगर मैं आपको छोटी बातों में अगर पूछूं कि आप छोटे में मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुंबई में जितने भी स्लम्स हैं, अगर मुझे इसे हटाना है या फिर आपको हटाना है तो आप सबसे पहले क्या 3 चीज़ें करेंगे कि स्लम्स हट जाएं? देखिए सर, सरकार नियम तो लेके आती है, मुंबई में स्लम्स हटाना है, उसकी डेडलाइन कभी 2025 होती है, कभी 2030 होती है। लेकिन जब तक आप एक विंडो खिड़की पे बोलते हैं ना, एक विंडो आप नहीं रखते हो, अभी ऐसा हो गया ना कि डेप्यूटी कलेक्टर, फिर अगर वो अपात्र करेगा आप एडिशनल के पास जाइए, एडिशनल के पास से फिर आप AGRC GRC, मतलब एक लंबा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस लंबा है। मुझे अगर करना होता, अगर मैं इस सरकार में होता तो मेरा एक ही सुझाव है कि अगर सरकार एक नियम निकाल दे कि वहां पे रहने वाला इंसान 5 साल से अगर व्यक्ति वहां रह रहा है, 5 साल से अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप हमें फ्री में यहाँ पे किसी को घर मत दीजिए। आप जो फ्री की बोलते हैं ना, फ्री में घर, क्योंकि फ्री में घर दे के आप मत दीजिए,
आप कुछ पैसे ले लीजिए, लेकिन आप वो 5 साल का नियम निकालिए, 5 साल से व्यक्ति वहां रह रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको, मुंबई अपने आप स्लम मुक्त हो जाएगी। अब 25-25 साल डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक आदमी यहाँ से निकलेगा, दूसरी जगह जाके घर बना चला लेगा। जाएगा। एक परिवार अगर 10 बाई 10 के घर पे एक परिवार रह रहा है, वो परिवार बढ़ रहा है ना, तो परिवार क्या करेगा? वो गरीब इंसान है, वो तो कहीं जाके अपने लिए फ्लैट नहीं ले सकता खार बांद्रा सांता क्रूज में। हाँ। तो मुंबई में स्लम मुक्त होगा ही नहीं कभी। एक स्लम खत्म होगा, दूसरा स्लम बन जाएगा। बन जाएगा। तो स्लम मुक्त आप सही में करना चाहते हो कि स्लम मुक्त का सिर्फ एक नारा दे रहे हो? हर आदमी स्लम को अपना एक वोट बैंक समझता है। स्लम वाले को वोट बैंक समझता है, उसको ऐसा लगता है ये स्लम वाले मेरे सिर्फ वोट बैंक है, और जितना स्लम बढ़ेगा ये उतना मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। स्लम मुक्त करना है तो रियल में उसके लिए कुछ करिए। मुंबई से स्लम मुक्त, आप सीधा सीधा उनके डॉक्यूमेंट चेक करिए, जीआर निकालिए, 5 साल से अगर उनके पुरावे हैं तो खत्म कर दीजिए, देके अपने आप स्लम मुक्त हो जाएगा। अगर आपके विचार है, सरकार काम विचार लाते हैं लेकिन उसको अमल करने वाले वैसे अधिकारी भी तो रखिए। अधिकारी इतने खतरनाक होते हैं ना कि लोग परेशान हो जाते हैं। आज भी एसआरए में देखिए आप जाके, 50-50 60 साल के बूढ़े लोग, 15-15 साल से बेघर वाले लोग आज घर के लिए अपने वहां आते हैं, कोई नहीं सुनवाई होती है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। अच्छा, आप ये जो सेटिस्फेक्शन आप बता रहे हैं कि लोग बस वादे पे वादे करते हैं, बस तो हम जिस अभी वार्ड में बैठे हैं, यहाँ के नगर सेवक क्या करते हैं? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, यहाँ के नगर सेवक को मैं साल में 5 साल में सिर्फ 2 या 1 बार 3 बार देखा होगा मेरे विभाग के अंदर, प्रभाग के अंदर। मैंने आज तक वो भी हल्दी कुमकुम में? हाँ, वो भी हल्दी कुमकुम फंक्शन हो, आते हैं 10-15 मिनट बैठते हो, निकल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी नगर सेविका 98 वार्ड के, देखिए मैं ये बोलता हूँ, ये हमारे जो आमदार है, यहाँ के आमदार, वो बहुत कर्तृत्ववान है। वो आदमी ऐसे है ना कि वो साधारण मनुष्य आदमियों की, जो गरीब से गरीब है उसके लिए भी खड़े रहते हैं जी। जो नगर सेवक है, आज मैं बोलूँगा, भले किसी को इस बात का बुरा भी लग सकता है मेरी बातों का, वो जो चुन के आते हैं, जो चुन के आए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आमदार के भरोसे पे आते हैं और उन्हीं के नाम पे आते हैं। पूरा बांद्रा विधानसभा जो भी आते हैं सब उन्हीं के नाम पे आते हैं। लोग उनको मानते हैं और लोगों में एक बहुत विश्वास है हमारे आमदार के ऊपर, बहुत बड़ा विश्वास है, और वो करते भी हैं। मुझ जैसे आदमी का, मैं उनके पार्टी का नहीं हूँ, मैं उनके इसका नहीं, लेकिन अगर मुझे भी कभी ज़रूरत हुई, मैं गया हूँ तो कभी खाली हाथ नहीं आया हूँ। उन्होंने हमेशा मदद की है। वो काम आगे बढ़ा हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन वो आदमी रात को भी अगर मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाए हैं और एक सामने ऑफिसर्स को फ़ोन करके बोले हैं कि भाई ऐसे ऐसे बंदे, इनका सुनो और जो जेन्युइन काम है वो करो। तो मैं आमदार के लिए मैं इतना जानता हूँ कि आमदार हमारे बहुत अच्छे हैं और उनके काम है, यहाँ पे काम है। बांद्रा विधानसभा में उनका काम है, सिर्फ नाम नहीं, उनका काम भी है। मुझे तो लगता है कि वो सही में मोदी जी जैसे ही वो भी 4-5 घंटे ही सोते होंगे, क्योंकि वो भी रात दिन पूरी, अब तो आप पालक मंत्री हो चुके हैं, पूरा मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र की जवाबदारी भी उनके पास है जी। तो उनका काम बहुत अच्छा है सर। तो आप जब से वार्ड नंबर 98 में हैं, आपको क्या लगता है क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, या फिर हुई भी है या नहीं हुई है? 98 में डेवलपमेंट जो हुआ है वो आमदार साहब ने किया हुआ है, नगर सेवक की तरफ से कोई डेवलपमेंट। तो जनता लेकिन नगर सेवक का काम क्या है? नगर सेवक का काम है नाला, हाँ, गटर, रोड, इसीलिए नगर है, और जो ये तीनों करे वही सेवक होता है। तो ये तीनों में नगर सेवका को तो मैंने कभी नहीं देखा है कि वो उतर के खुद कहीं कुछ किया होगा। तो जनता क्या कर रही है? अब जनता भी बस बोल तो दिया, मैं आमदार साहब के भरोसे पे जनता चलती है, उन्हीं के जो आमदार साहब के नाम पर ये सब बने हुए, जनता उन्हीं को देखकर वोट देती है अभी। लेकिन इस बार जनता भी नाराज है, स्लम पूरा नाराज है इनसे, पूरा नाराज है। झोपड़पट्टी वासियों के लिए हमारी नगर सेविका ने कुछ नहीं किया। पहले हम बहुत रिस्पेक्ट, हमने खुद ने उनको मत दिया हुआ है, क्यों बोले, हमने भी उनको 10 दोस्त हमेशा वोट देते हुए हैं, लेकिन अब देखा है कि आप काम कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस भरोसा दे रहे हैं। भरोसा अब टूट चुका है। स्लम वाले, झोपड़पट्टी वालों का तो भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, उनको बहुत तकलीफ है जी। राकेश जी, अगर हम इतने सवाल पूछते रहेंगे तो जनता को ये लगेगा बस हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बराबर। मुझे ये पूछना है, अगर आपको सत्ता मिलती है, अगर आपको पावर मिलती है, तो सबसे पहले 3 काम आप क्या करोगे? क्योंकि उसी से माना जाएगा कि आप पूरे साल या फिर इतने सारे सालों में आगे क्या करोगे। मेरा सबसे पहला काम होगा
कि मेरे प्रभाग में, देखिए प्रभाग में रहने वाले सभी लोगों को, जो स्लम है जैसे जनता चाल है, हमारा अम्बेडकर रोड है, उसके बाद में मुर्गन चाल है, और यहाँ पर बीएमसी कॉलोनी है, शिवाजी नगर है, विठल दास नगर है, ये सब के लोगों का, इनको बेघर होने से बचाना, इनकी पात्रता, इनका जो भी अधिकार है ये इनको मिलना चाहिए। उसके लिए मैं लड़ाई और लड़ता रहूंगा, चाहे मैं सत्ता में आऊं या ना आऊं, उसके बाद भी मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। नहीं, हमने सुना भी है रोटी कपड़ा मकान। मकान ही नहीं रहेगा तो आदमी रोटी कहाँ और कपड़ा कहाँ बनाएगा यार, क्या करेगा? मकान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आदमी बेघर हो गया तो कहाँ जाएगा बताइए आप मेरे को। आज ऐसे भी मुंबई में आदमी बेघर होके नाला सोपारा, विरार, पालघर वहां चले जा रहे हैं मुंबई वासी। तो अगर आप रियल में मुंबई वासियों के लिए काम करना चाहते हो तो ये सोचिए कि मुंबई वासी मुंबई में ही रहने चाहिए। उनका अधिकार, उनका मूलभूत अधिकार, उनका घर, जो घर है वो उनको मिलना चाहिए। उसके लिए मैं तो मेरे आमदार को भी, यहाँ के एमएलए साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनके लिए भी आप प्रयत्नशील रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा वही है। उसके बाद जो आज देखिए सिक्योरिटी का भी एक मुद्दा है। जो सीनियर सिटीजन्स है रोड पे घूमते हैं, कभी चैन स्नैचिंग हो जा रही। अभी कल मैं रैली कर रहा था, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। सांता क्रूज में हमारे साथ में पुलिस वाले भी घूमते, बेचारी एक लेडी थी, उसका कोई पर्स मार के भाग गया। सांता क्रूज, ये हसनाबाद लेन की बात है। सांता क्रूज में सीसीटीवी फुटेज बंद है उस तरफ। तो मेरा कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज बंद है जहाँ जहाँ पे आप भी देखे होंगे, बांद्रा खार प्रभाग 98 में बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज है ना, सीसीटीवी कैमरा बंद ही है। तो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि वो कैमरा चालू हो, जिससे लोगों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। और तीसरा और आखिरी मुद्दा मेडिकल इश्यूज है जो सीनियर सिटीजन्स के, उसके ऊपर ध्यान देना है। महानगर पालिका में जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे जो भी सुविधा कम होगी, जैसे हमारे यहाँ पे बाबा हॉस्पिटल्स है, BN देसाई, जहाँ पे भी महानगर पालिका में मेरे प्रभाग में जो हॉस्पिटल है, दवाखाना है, वहाँ पे लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, उस पर प्रयत्नशील होगा जी। अभी एक नगर सेवक का यही मूलभूत अधिकार है। नगर सेवक ये नहीं बोल सकता कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, लेकिन नगर सेवक जो कर सकता है वो सारे काम मैं करूंगा और उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करूंगा। और कोई है जो आपको ऐड करना है? दूसरा ये है ना कि अगर मैं नगर सेवक चुनकर आया तो सबसे पहले मैं यहाँ के रहने वाले प्रभाग 98 के लोगों को ये वादा करता हूँ कि राकेश मिश्रा 365 दिन में हर महीने में एक बार सबके घर जरूर जाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और जाऊंगा, जो हमारे नगर सेविका ने मैंने आज तक देखा नहीं। तो मेरा लोगों का प्रॉब्लम्स उनके सुनकर, चाहे वो हमारे स्लम वाले हो, बिल्डिंग वाले हो, या प्रभाग में रहने वाले सभी जनता को ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर उनके प्रॉब्लम्स को सुनकर और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये मैं, और मैंने आज तक जो जो बोला है वो मैं करता ही हुआ। आप इसका, मेरे बातों के अब जो मैं बोला हूँ ना वो मैं करता हूँ, इसका प्रमाण चाहिए तो आप मेरे प्रभाग से ही, मेरे अम्बेडकर सोसाइटी, वहाँ की जो रहवासी जनता है, आप उनसे किसी से भी जाकर वहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि मैंने जो जो आज तक बोला है मैंने उनके लिए करके दिया। अपने शब्द से पीछे नहीं हटाऊँ। मुझे अगर कहीं से मदद नहीं मिली है तो मैं पर्सनली लेवल पर जाकर मैंने काम किया, लेकिन मैंने किया है काम। तो ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं कि मैं चुनकर अगर आया और नहीं भी आया तो भी मेरा प्रयत्न रहेगा कि मेरे पास आने वाले सभी लोगों को मैं BMC के में जाकर उनके जो प्रश्न सॉल्व कर सकता हूँ उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं देखिए अधिकार सत्ता में रहूँगा तो वो सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो लड़ूंगा, लड़के करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, काम करूँगा ज़रूर। और ऑनलाइन भी उनकी जो भी समस्या होगी वो भी दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी। अगर एक क्वेश्चन मुझे लास्ट ऐड करना है आपके पॉडकास्ट में। आपने मुझे जैसे कहा कि आप इंडिपेंडेंस आपकी पार्टी है, और बहुत सारी पार्टियों ने आपको ऑफर भी दिया आपके साथ जुड़ने का, तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब क्यों आपको इंडिपेंडेंस रखना है अपने आप? कैसा है ना, आज अपक्ष उम्मीदवार लड़ने का एक कारण ये था ना कि मुझे लोगों का, ये किसी पार्टी नहीं, मुझे जन समर्थन है, और जन समर्थन जो है ना वो हर दल का है। और कैसा है ना सर, कैसा है कि हर पार्टियों को देख के लोग भी थक भी चुके हैं। लोगों को वहां का एक भूमिपुत्र चाहिए और लोगों को स्थानिक चाहिए वहां का। अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं 98 में रहता हूं, मुझे 100 नंबर वार्ड में क्या हो रहा है उसका मुझे कैसे पता चलेगा?
तो मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहाँ के लोगों के बारे में मुझे पता है ना कि यहाँ के लोगों का बेसिक नीड्स क्या है, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। तो स्थानिक उम्मीदवार होना चाहिए, जो कि मेरे प्रभाग में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो मैं वहाँ के मुद्दों को जानता हूँ, वहाँ के लोगों का तकलीफ जानता हूँ, तो इसलिए मैं इस बार खड़ा हुआ। और मुझे हर दल, मुझे जो मेरे यहाँ पे सपोर्ट में मेरे साथ जो घूमते हैं वो हर दल के लोग हैं। अगर आज मैं किसी एक दल से बन गया था तो शायद एक कहीं ना कहीं एक सिंबल, मुझे भी तो देखना है कि मैं इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ कितनी जनता जुड़ी है। राइट। मुझे भी तो अपना बोले ना फ्यूचर क्या है वो भी तो मुझे नजर आए। तो मैं भी खुद भी आजमाना चाहता हूँ कि सही में मैंने अगर कुछ किया है तो लोग मेरे साथ हैं, मैं नहीं है तो मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँ, मैं कुछ और मेहनत करूँ और कुछ अच्छा करूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े। तो ये विचार लेके मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ सर, बहुत अच्छी बात। अपक्ष उम्मीदवार खड़ा। एक पक्ष के नाम पे वोट नहीं लेना चाहता। देखिए सर, पक्ष के नाम पे वोट लूंगा तो ये होगा कि भाई ये किसी पक्ष में खड़ा होकर ये उन्हीं का वोट लेके आ रहे हैं। जैसे मैं आज बता रहा हूँ ना कि हमारी नगर सेविका को जो भी वोट बीजेपी से मिला होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेलर साहब की वजह से मिला है। एक लास्ट पार्ट होता है, बोलिए सर। जहाँ पर हम आपको एक शब्द देंगे और आपको अगर रात को भी उठाया जा रहा है, फिर कभी भी पूछा जा रहा है वो शब्द, तो आपके मन में पहला क्या आता है? बोलिए। सबसे पहला शब्द आशीष शेलार। ईमानदार, मेहनती और भविष्य का बहुत बड़ा नेता। श्री नरेंद्र मोदी जी। साफ सुथरी छवि और देश के लिए अच्छा काम करने वाला सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री। वार्ड नंबर 98, क्या सोचते हैं आप कि फ्यूचर क्या है वार्ड नंबर 98 का? वार्ड नंबर 98 में लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। जी। एक आखिरी है जो मैंने अपने से आपको लगा के दिया है, अधिकार। यही है कि जो लोग रह रहे हैं आज, उनके अधिकार, मूलभूत अधिकार जो है, जैसे नाला सफाई, आपका जल पानी, वो उनको समय पे मिले और अच्छे से मिले, साफ सुथरा पानी मिले, गटर साफ हो, जो ये नगर सेवक का काम है। और सबसे बड़ा मुद्दा, भले वो नगर सेवक का काम ना हो, लोगों को स्लम में SRA स्कीम के अंदर जो आज बेघर होने की बारी है, उनका अधिकार और उनका मकान, उनसे बेघर नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा लड़ाई लड़नी है। तो जो उनका सबसे बड़ा अधिकार है, उनके ऊपर वो अन्याय नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा सर। धन्यवाद आपके पॉडकास्ट के लिए राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट पार्ट जिसमें मैं नहीं रहूँगा कैमरा में, अब कैमरा आपका है। आप मुंबई की स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? वार्ड तो सही है, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में? उनको वोट करना चाहिए तो किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बोलिए। आज का जो यंग जनरेशन है, जिसे जन जी बोला जाता है जी, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो बहुत समझदार है। और मैं वो सब युवा लोगों से ये विनती करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले और एक सही उम्मीदवार जो लोगों के लिए काम करे, अपने प्रभाग में जो भी अच्छा उम्मीदवार साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट हो उसे मत करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले। और जो आज का जो जन जी नौजवान है वो देश बदलने की ताकत रखता है। तो मैं उन सबसे विनती करना चाहता हूँ और कि आप लोग आने वाले समय में आप हिंदुस्तान का भविष्य हो, आप लोगों के हाथ में हिंदुस्तान है, इसको कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो ये आप देखिए। और पूरा प्रयत्न कीजिए कि इस महानगर पालिका में ऐसे लोग बैठाइए कि जो आपके लिए काम कर सके, जो इस आपके विभाग और आपके प्रभाग के लिए काम कर सके। मैं ये सब युवाओं को बोलना चाहता हूँ। और वोट करिए, निकलिए घर से बाहर, अपने लोगों को भी प्रेरित करिए और वोट करिए। जितना ज़्यादा आप लोग वोट करोगे और एक अच्छा कैंडिडेट चुन कर दीजिए। बस यही एक युवाओं को मेरा संदेश है। जी, धन्यवाद आपको हमारे पॉडकास्ट में आने। धन्यवाद। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद। जय हिंद।